नमस्कार, आप देख रहे हैं IND न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की छोटी बड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन उनका पालन नहीं कर रहे हैं। जुलूसों में भड़काऊ नारे, हथियार लेकर चलने और धार्मिक स्थलों पर डीजे बजाने जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, जबकि कार्यवाही सिर्फ कागजों में ही सिमटी है। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि 1993 से 2003 तक उनके शासन में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने दंगाई तत्वों का बॉन्ड ओवर कर सख्ती से नियंत्रण किया। उन्होंने कहा, मैंने बजरंग दल पर भी कार्रवाई की और सिमी पर भी। मेरी पार्टी का कोई भी नेता क्यों ना हो, गलत पाया तो कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पुलिस और प्रशासन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। शीतला माता बाजार में विधायक पुत्र और बीजेपी नेता पर मुस्लिम किराएदारों को जबरन हटाने की शिकायत मिली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा, लव जिहाद की परिभाषा क्या है? कई बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। असल में यह सिर्फ नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का तरीका है। उन्होंने मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि मृतकों के नाम सूची में है, जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है और एक ही व्यक्ति का नाम 3 राज्यों में दर्ज है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और वीवीपीएटी पर्ची मतदाता को हाथों में देने की बात दोहराई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भ्रष्ट नेता, व्यापारी और अधिकारी मिलकर क्राइम के पार्टनर बन गए हैं। यही वजह है कि किसानों, व्यापारियों और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, भाई बहन के रिश्ते को लेकर दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं उनके डेलीगेशंस के साथ जिस प्रकार से जो प्रताड़ित हुए उन्हीं को आरोपी बना दिया गया। मैं डीजीपी साहब से मिला, जनवरी में भी मिला 2022 में, 2021 में और फरवरी में मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहते थे हाँ हम लोगों ने एफआईआर डाल दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का हश्र क्या हुआ उसकी जानकारी कभी मिलती नहीं है। इसी बीच में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग पर एक पिटीशन लगी थी, जिस पर जस्टिस मिश्रा, चीफ जस्टिस मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खनविलकर की बेंच ने काफ़ी विस्तार से राज्य सरकारों को ये गाइडलाइन दी है, प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव, यानी कि कैसे सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। उसके कई पॉइंट्स उन्होंने दिए। उनको रोकने की और प्रक्रिया क्या हो सकती है, वो रेमेडियल थी, और क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो प्यूनिटिव। इसकी बड़ा विस्तार से, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो गाइडलाइन राज्य सरकारें पालन कर लें तो कभी कोई दंगा फसाद नहीं हो सकता। क्या आप उन्हें अच्छी सलाह नहीं देते कि इस तरह के विवादित बयान नहीं देते? अच्छे खासे बिगड़ गए हैं। दूसरा मेरा इससे जुड़ा सवाल है, चूंकि आपने 10 सालों की लगातार बात करी, जब आप मुख्यमंत्री थे आपने दंगे रोकने की बात कही, आपने फसलों की बात की। क्या 1999 में महापौर चुनाव के समय में केलारी जी को वॉक ओवर देना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी? ना, देखिए वॉक ओवर कोई नहीं दिया गया। ये गलत आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, अच्छे ढंग से लड़ा था, और उसमें इतना ज़रूर है वो चुनाव जीतने के बाद मैंने हमेशा से जो व्यक्ति जनता से चुनकर आया है, चाहे मेरा विरोधी भी क्यों ना हो, मैंने पूरा समर्थन किया। और इंदौर के विकास में आप कैलाश जी से पूछ लीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने कोई भी उनका काम रोका गया हो तो, या कोई उनका सहयोग नहीं किया गया हो। जहां वो चाहते थे मैंने उनका सहयोग किया, और उस समय कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग
चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन इंदौर के विकास में हम साथ देंगे। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं दिख रही है मुझे। एक तो मतदाता सूची में और एक मशीन। इस मामले में हम तो इतनी सी बात कहते हैं कि चुनाव आयोग का ये की जवाबदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो हर देश के नागरिक का वोट रजिस्टर करे। अब बिहार में जो हो रहा है आपने देख लिया, जो जिंदा है उसको मरा घोषित कर दिया और जो मरा था उसको जिंदा घोषित कर दिया। इस तरह के अनेक प्रमाण स्वयं राहुल गांधी जी ने ऑथेंटिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट उसकी पर उन्होंने ये मांग की है, उजागर किया है कितना भ्रष्टाचार उसमें गड़बड़ियां की गई हैं और किस तरह से ये चुनाव प्रभावित करते हैं। उस पर हमारी मांग यही है कि आप वोटर लिस्ट इस प्रकार की होना चाहिए जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि भाई एक वोटर का अनेक वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं लिखा गया, लाखों एक एक विधानसभा में हजारों ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका एक पोलिंग बूथ से अधिक बूथ पर उनका नाम लिखा हुआ है। अब तो ऐसे कई प्रमाण आ रहे हैं कि एक व्यक्ति के नाम 3 राज्यों में लिखे हुए हैं, उसको उसके आईडी भी उसके पास है जो इलेक्शन कार्ड होता है। इस बारे में और भी निवेदन करना चाहता हूँ। किसानों के मसले बहुत सामने आ रहे हैं। सोयाबीन का भाव पिछले 12 साल में वही है जो पहले था। पैदावार करने में लागत बढ़ गई लेकिन कीमत नहीं बढ़ी। सोयाबीन मार्केट में आने लगा लेकिन आज सोयाबीन के भाव 3,500 से 3,800 तक है। शासकीय खरीद की व्यवस्था महाराष्ट्र में चालू हो गई, गुजरात में चालू हो गई, लेकिन अभी तक निर्णय मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। अब वो भावांतर जो कि असफल प्रयोग रहा है उसको लागू करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, जो कि असफल हो चुका है और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा जो भी है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे तरीके से आज किसान परेशान है। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक बार भी खाद वितरण में कालाबाजारी का कहीं जानकारी हमको नहीं मिली, नहीं प्रकरण नहीं आता था, क्योंकि हम लोग सहकारिता के माध्यम से जो प्राथमिक सहकारी समिति पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम पर एडवांस खाद रखवा देते थे और उसमें एडवांस लिफ्टिंग हो जाता था। उस पर जिस दिन से उसने खाद उठाया उस दिन से ब्याज नहीं लगता था। जिस दिन से उसने बोनी की है उसका एक डेट दे देते थे, भाई इस तारीख से आपका बोनी हो जाएगी, आपको टैक्स, आपको इसमें ब्याज लगेगा। लेकिन वो पूरी व्यवस्था उन्होंने समाप्त करके और इसका निजीकरण कर दिया। बड़े पैमाने पर इसमें कालाबाजारी होने लगी और आप देख रहे हैं कि हर साल बिना पुलिस के डंडों के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, खाद की कमी। आज पूरे तरीके से किसान दुखी है, परेशान है। अब धान की फसल भी आने वाली है। धान की फसल का इन्होंने कहा था हम लोग 3,000 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, जो एमएसपी है उससे ज़्यादा में खरीदेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई उन्होंने फैसला नहीं किया है। इसी प्रकार हमारे केदार सिरोही जी काफ़ी अच्छे कृषक नेता हैं, वो निरंतर किसानों की मांग रखते रहते हैं और किसान आंदोलन में उन्होंने काफ़ी सक्रियता से पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ काम किया था। खुद एमएससी एग्रीकल्चर है और मार्केटिंग में अनुभवी हैं।
उन्होंने जो फॉस्फेट और सल्फर और यूरिया, इनमें जितना कि पौष्टिक तत्व होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी जांच भी हुई है। नकली दवाएं, नकली खाद, एक व्यवसाय चला हुआ है और इसमें खुलेआम कृषि मंत्री जी का पूरा अमला जो है इसमें शामिल है। पहले कमल सिंह जी थे मंत्री, उसके बाद अब दूसरे मंत्री जी हैं इंदर सिंह जी, पूरा व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है साथियों। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जीएसटी उत्सव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए कहा गया है। यानी कि बड़े जोर शोर से उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया था और रात को 12 बजे जीएसटी लागू करने का आयोजन किया था। उसी समय जब बिल आया था तो मैंने, उधर राहुल गांधी जी ने तो उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा ही था, मैंने भी अपने 2017 के राज्यसभा की डिबेट में इस बात का उल्लेख किया था कि ये जीएसटी वहीं सफल होता है जहां सिंगल स्लैब या ज़्यादा 2 स्लैब जीएसटी के रहे होंगे, वहीं ये सफल होता है, बाकी जगह सफल नहीं होता है। स्वयं चाइना को उसमें परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन इन्होंने 5 स्लैब रखे हुए थे और उसके साथ साथ 2 सेस अलग से लगाए गए थे और जीएसटी से अल्कोहल और पेट्रोलियम को अलग रखा गया था। ये कभी सफल हो ही नहीं सकता था। उसमें भी कई शिकायतें हमारे पास आती थी कि जो रीइंबर्समेंट होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से होता नहीं है, व्यापारी परेशान था। जहां उसको साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ता था, वहाँ हर क्वार्टर में रिटर्न भरने लगे, छोटे मध्यम व्यापारी परेशान हुए। लेकिन उस बात को लेकर कोई निर्णय नहीं किया और लगभग 8 साल तक आम आदमी से भारी मात्रा में टैक्स वसूल किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, आज भी वही है, और इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीरों से वसूल किया जाता है, जिसके पास इनकम टैक्स पे करने की क्षमता है उससे लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जो जनता से टैक्स लगता है, पहले सेल्स टैक्स लगता था, फिर वैट लगता है और अब जीएसटी लगता है, वो कम हुआ करता था। लेकिन इनके जीएसटी के फॉर्मेट से आम आदमी से लिया हुआ टैक्स डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा हो गया। यानी कि बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से कम टैक्स वसूल हुआ राष्ट्र में और आम जनता से ज़्यादा हुआ। अब इसका अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, इतना कि लाखों करोड़ रुपए टैक्स में वसूल करने पर अब इन्होंने जो टैक्स फॉर्मेट दिया है उसमें भी कई हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, इसमें भी बहुत लूप होल्स हैं और काफ़ी दिक्कत आने वाली है। अरे वित्त मंत्री जी, आप जो समझदार और इनके चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन है उनके साथ चर्चा करके आप क्यों नहीं ये टैक्सेशन तय करते हो। लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये प्रोग्राम दिया गया है कि आप उत्सव मनाइए, व्यापारियों के पास जाइए, उनको कहिए कि इतना महान आपको हमने दिवाली गिफ्ट दे दी है। अरे 8 साल वसूल करने के बाद आप कह रहे हो
इसका एक राजेश खन्ना जी का एक फिल्मी वो आता है वीडियो, काफ़ी वायरल हुआ है, उसको जरूर देखिएगा कि वो पहले रोटी की कीमत बढ़ा देते हैं, वो मांग करते थे अब दुगनी करते हैं, उनका नहीं चौगुना करेंगे। फिर जब वो आंदोलन हुआ तो उनका कि ठीक है अब जनता को कह दो हम कम कर देंगे, तो जनता ने वाह वाह क्या कहने, इस तरह का। तो बात वही है, मोदी जी भी वही तरीका अपनाते हैं जो फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना जी ने जिसका अदाई किया है रोल को, उसमें बताया गया था। मेरे पास वो उन्होंने जो पोस्ट किया था, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आया है। मैं राजू भदौरिया को मैं कल मिला था, कल वो मुझसे मिलने आए थे, मैंने काफ़ी उनको इस बारे में डांटा भी है और चिंटू चौकसे से भी कहूँगा, उनके खास मित्र हैं ये, उनको मैं कहूँगा कि इस प्रकार की अगर बात करेंगे तो भाई ये मैं इसे घोर अनुशासनहीनता मानूंगा। सर पार्टी के ऊपर बात रखेंगे सर, ऐसे पार्षदों को लेकर सर? पहले तो चिंटू चौकसे से ही बात करेंगे, फिर कहते हैं बहुत समय लगता है। मैंने इसकी टाइमिंग भी की है। जो वोटिंग समाप्त होने के बाद, काउंटिंग समाप्त होने के बाद 5 बूथ की वीवीपैट स्लिप गिनती होती है। उसमें कितना समय लगता है मैंने स्वयं ने स्टॉप वॉच से टाइमिंग ली है। 40 मिनट से 47 मिनट स्ट्रांग रूम से निकाला, वीवीपैट मशीन खोली, उसमें वीवीपैट स्लिप गिनती हुई, गड्डियाँ बनी, गिनती हुई और वापस लॉक करके स्ट्रांग रूम में भेज दिया। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कहाँ लिखा कि साहब 15 ही काउंटिंग टेबल होना चाहिए, आप 50 टेबल लगाइए। सरकार के पास कोई कमी तो है नहीं, न कर्मचारियों की कमी है, न स्पेस की कमी है, और नेताओं के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वो भी काउंटिंग एजेंट हम लोग 50 लगा देंगे। आप किसी भी विधानसभा में 350 से ज़्यादा तो बूथ होते नहीं है। 50 टेबल लगी है तो 7 राउंड में काउंटिंग पूरा हो जाएगा, जहाँ 14, 15, 16, 20 काउंटिंग राउंड हो रहे हैं। ये सारी बातों को हम लोग किससे कहें? चुनाव आयोग तो टाइम ही नहीं देता मिलने का। चुनाव आयोग तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा संगठन हो। ये सारी बातें आज जनता के बीच में आ चुकी हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये नारा हमारे पड़ोस के देशों तक पहुंच गया है। साथियों, बहुत सारी बातें आपको हमने बताई हैं। इंदौर के प्रेस क्लब के लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हमारे से कई बातें उगलवाने का प्रश्न का ऐसे प्रयास करते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा बात आपसे ना उजागर करें, लेकिन ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी गाइडलाइंस के साथ उन्होंने दी हैं और जिसका कि उल्लेख मैंने अपनी पिटीशन में किया है। अब वो पिटीशन तो लग गई, माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भी भेज दिया और वहाँ से जो जवाब आया उसमें शुरुआत तो एक पैराग्राफ इससे की कि दिग्विजय सिंह कितना एक महत्वाकांक्षी और सांप्रदायिकता मानसिकता का व्यक्ति है जो कि खुद कानून का पालन नहीं करता। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। खैर मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के पालन की करने की उनकी क्या जिम्मेदारी होते हुए क्या उन्होंने आदेश निकाले। उदाहरण के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन थी कि हर जिले में एक सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए और दंगे फसाद रोकने के लिए एक नोडल ऑफिसर एसपी रैंक का तैनात किया जाए, लेकिन वो तैनाती नहीं हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।